नमस्कार साथियों। ये जीके सीरीज की 7th क्लास है और आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई, फैमिली और अपनी हेल्थ का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। इसका सही ऑप्शन होगा बी। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट और 8 बिट्स बराबर 1 बाइट होते हैं। वहीं 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है। कंप्यूटर हमेशा जीरो या एक के फॉर्म को समझता है, जहां जीरो और एक बिट को दर्शाते हैं। जीरो का मतलब होता है कंप्यूटर बंद और एक का मतलब होता है चालू। और इसी प्रकार से जो मेमोरी रहती हैं उनको दर्शाया गया है केबी, एमबी, जीबी। ये स्टोरेज को बताता है। 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट्स। याद रखना, 1 बाइट बराबर 8 बिट। वहीं 1 केबी बराबर 1024 बाइट्स। वहीं 1 एमबी बराबर 1024 केबी और वहीं 1 जीबी बराबर 1024 एमबी। ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती है। तो केबी, एमबी, जीबी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है और यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मतलब आभासी और नॉन वॉलेटाइल मतलब जो मेमोरी आभासी नहीं है। अर्थात अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो भी उसमें डाटा सुरक्षित रहता है। जबकि कुछ मेमोरी ऐसी रहती हैं जिनके बंद होने पर डाटा सुरक्षित नहीं रहता है, जैसे कि रैम। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से कंप्यूटर मेमोरी को और समझते हैं। कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की मूलभूत मेमोरी होती है, इनके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता है। सेकेंडरी बाह्य मेमोरी या सहायक मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। याद रहेगा, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। वहीं सेकेंडरी मेमोरी जो हम कंप्यूटर को बाहर से जो मेमोरी लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं और सभी सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती हैं। वहीं प्राइमरी में रैम मेमोरी ऐसी है जो आभासी मेमोरी है, मतलब कंप्यूटर बंद होने पर यह मेमोरी भी समाप्त हो जाती है। वहीं रोम रैम की अपोजिट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू का कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क है और सीपीयू के विभिन्न भाग होते हैं। इसके होते हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और सीपीयू की मेमोरी भी होती है। ये मेमोरी, सीपीयू की मेमोरी को क्या कहा जाता है? रजिस्टर। सीपीयू की मेमोरी रजिस्टर होती है, याद रखना। और सीपीयू के 3 भाग हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट। और यह है जब इनपुट देते हैं हम कोई प्रोग्राम, कोई डाटा इनपुट करते हैं तो सीपीयू ही उसको बाद में आउटपुट प्रदान करता है प्रोसेस करने के बाद। एक तरीके का प्रोसेसर है सीपीयू। क्यों? क्योंकि सीपीयू सभी गणनाओं और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह इनपुट डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट में परिवर्तित करता है। यूएसबी। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। ध्यान से देखा करो, यूनिवर्सल सीरियल बस। हमेशा क्वेश्चन पेपर जब देते हैं तो उसमें ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा करो, भले कितना ही सिंपल क्वेश्चन क्यों ना हो। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। ये कंप्यूटर और अन्य डिवाइस के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने का एक मानक इंटरफेस है। आपको पता होगा बाहर से हम यूएसबी लगाते हैं, कुछ इस प्रकार की होती हैं। जब हमको कंप्यूटर से अन्य उपकरण जोड़ते हैं तो हम यूएसबी केबल लगाते हैं। कुछ पेन ड्राइव देखी होगी आपने, पेन ड्राइव, वो यूएसबी पेन ड्राइव रहती है, उसको लगा देते हैं। तो इसी प्रकार की ये यूएसबी रहती है, अन्य डिवाइस के बीच डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कार्य करती है। कंप्यूटर में रैम का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर में रैम जो मैंने अभी अब आपको बताई है प्राथमिक मेमोरी है। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की एक अस्थायी मेमोरी है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने के बाद, बिजली चली जाने के बाद रैम का डाटा मिट जाता है। रैम 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। याद रखना, रैम 2 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर की नेटवर्किंग में टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी क्या होती है? मतलब कंप्यूटर को जोड़ने का तरीका, जो
हमें पता है कि विभिन्न कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं नेटवर्किंग के माध्यम से, तो उनको जोड़ने का जो तरीका होता है वो टोपोलॉजी कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा नेटवर्क में डिवाइस को जोड़ने का तरीका। विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं, जैसे अगर लाइन के माध्यम से जोड़ते हैं तो इसे बस टोपोलॉजी कहते हैं। वहीं रिंग के फॉर्म में अगर विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ते हैं तो इसे रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अगर बीच में एक हब हो जिसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं और इससे विभिन्न कंप्यूटर अगर आपस में जुड़े हों तो इसे बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। तो याद रखना, रिंग, बस, स्टार, मैश विभिन्न प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं जिनके माध्यम से ज़रूरत अनुसार कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। याद रखना, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल क्या है? एक संचार का माध्यम है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है। इसके माध्यम से संदेश, फाइलें और दस्तावेज इंटरनेट के माध्यम से भेजे जाते हैं। ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? तो ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको बताती हूँ उदाहरण के रूप में। जैसे कि ये लिखा है mppsc@gmail.com। यहाँ पर @ के पहले का भाग होता है और @ के बाद का भाग जो gmail.com है वो उसका डोमेन नेम होता है और ये है यूजर नेम होता है mppsc। तो ईमेल के दो भाग होते हैं, एक तो यूजर नेम और एक डोमेन नेम। यूजर नेम इसमें @ से पहले का भाग रहता है, @ से बाद का भाग डोमेन नेम रहता है। याद रखोगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में कंट्रोल+C का शॉर्टकट क्या है? तो कंप्यूटर में विभिन्न शॉर्टकट की होती हैं जिनको याद करना ज़रूरी होता है। तो कंप्यूटर में कंट्रोल+C का शॉर्टकट होता है कॉपी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, कंट्रोल+C कॉपी का कार्य करता है। वहीं अन्य की देखते हैं हम जिसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कंट्रोल+B पेस्ट होता है, वहीं कंट्रोल+X कट होता है और कंट्रोल+O ओपन, कंट्रोल+P प्रिंट होता है और कंट्रोल+S सेव। नाम से भी है कुछ कुछ और कुछ याद कर लेना आप। ये तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद ही रखना है। और कंट्रोल+A सिलेक्ट ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, 9th क्वेश्चन इसमें मिसिंग है। HTML का पूरा रूप क्या है? HTML का पूरा रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका सही ऑप्शन होगा ए। कंप्यूटर में क्या होता है कि नेटवर्किंग में जो वेब पेज बनाने होते हैं उनमें इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की भाषा होगी, आपने सुना होगा C++, जावा, पाइथन। तो इसी में एक भाषा होती है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या काम करती है? जो हम वेब ब्राउज़र देखते हैं ना, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम वगैरह, जो आपके मोबाइल में भी चलते हैं, विभिन्न प्रकार के लैपटॉप में, ओपेरा। तो इन वेब ब्राउज़र में जो पेज होते हैं जिनको हम देखते हैं, जो जिस पर क्लिक करने से अगर कोई कोई शब्द रहता है उसको दबाने से वो ब्लू ब्लू शब्द रहता है तो उसको दबाते हैं तो नया पेज ओपन हो जाता है। तो ये लैंग्वेज जो लिंकिंग पेज रहते हैं, ऐसी लैंग्वेज को किससे लिखा जाता है? ऐसे पेजेस को तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा लिखा जाता है। ये वेब पेज और बनाने और डिज़ाइन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कंप्यूटर में ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछा जाता है कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आप इन वेब ब्राउज़रों को याद कर लेना। ये वेब ब्राउज़र के नाम है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी, ओपेरा, मैक्सथन, ब्रेव और एपिक और कुछ फेमस वेब ब्राउज़र है, इन्हें याद कर लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर वायरस क्या है? ये सिंपल क्वेश्चन में है लेकिन कभी कभी इसकी जानकारी के बारे में बच्चे गलत कर देते हैं। कंप्यूटर वायरस को नॉर्मल वायरस समझ लेते हैं। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसका ऑप्शन होगा बी, जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर ही रहता है। अब उस जो प्रोग्राम है उसका अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं या बुरे के लिए, उस आधार पर उसको उसको नाम दे दिया जाता है। अगर कोई वायरस या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो दुर्भावनापूर्ण कार्य करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो वायरस का नाम दे दिया जाता है। वायरस मतलब मालवेयर, इनको मालवेयर भी कहते हैं। और इसके लिए आंसर आता है कि इसके लिए ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं कि ऐसा कौन सा वायरस है जो सबसे पहले खोजा गया था, किस पर खोजा गया था? तो आरपानेट पे खोजा गया था। आरपानेट एक नेटवर्क था जो सबसे पहले बनाया गया था, जिसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म भी आती है आरपानेट की, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और इस पर सबसे पहला जो वायरस खोजा गया था उसका नाम था क्रीपर। तो सबसे पहले वायरस का नाम क्या है? क्रीपर, याद रखना। और कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था टोपोलॉजी।
तो उसका कार्य क्या होता है, विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने का एक तरीका रहता है। लेकिन ये रहता है कि अगर वो छोटी जगह में जोड़ रहे हैं तो उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, मतलब कुछ निश्चित मीटर की दूरी पर। और अगर उससे बड़ी दूरी पर जोड़ रहे हैं तो उसको मैन कह देते हैं, फिर बैन कह देते हैं। इसके बारे में समझते हैं, पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक सीमित क्षेत्र जैसे ऑफिस या घर में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नेटवर्क छोटे दायरे में काम करता है। आप देख सकते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क की स्विच हब है, राउटर लगा है, इसमें लैन केबल लगी हुई है, ये केबल लगी रहती हैं। इससे कंप्यूटर, विभिन्न कंप्यूटर छोटे मोटे जुड़े रहते हैं। इसमें ये देखा जाता है जो लैन कंप्यूटर रहता है उससे छोटा होता है पैन। इनकी फुल फॉर्म याद रखना, मैं बता रही हूँ आपको। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो 10 मीटर से कम का रहता है। लैन 10 मीटर से 1 किलोमीटर पर। लोकल एरिया नेटवर्क मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, महानगरों में यूज होता है। और बैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये सभी अपनी जो कार्य क्षेत्र है, जो उसका क्षेत्रफल के आधार पर, उसके आधार पर ये डिवाइड किए गए हैं। जैसे पेन, पेन का उदाहरण है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आप जानते हैं 10 मीटर से कम पर कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और बैन का उदाहरण क्या है, तो बैन का उदाहरण है इंटरनेट। क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट है वो विश्व भर में फैला हुआ है नेटवर्क है। किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट के लिए किया जाता है, तो हम जानते हैं कि हमारे में हार्डवेयर में दो डिवाइस आते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट डिवाइस है जिससे हम डाटा कंप्यूटर में इनपुट के रूप में देते हैं। जैसे इसका ऑप्शन होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या होता है, हम कोई की दबाते हैं, उसका कमांड कंप्यूटर में प्रवेश करता है, तो वह इनपुट डिवाइस होगी। वहीं प्रिंटर से जो डाटा प्रोसेस होता है वो बाहर निकलता है, वो भी हार्ड कॉपी के रूप में, तो प्रिंटर कैसी डिवाइस होगी, आउटपुट। स्पीकर में भी आवाज़ बाहर आती है तो आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, मॉनिटर जो स्क्रीन रहती है ना, उसमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें स्क्रीन दिखती है बाहर की साइड। हमने कोई कमांड दी और उसका आउटपुट हमें किस पे दिखता है, स्क्रीन पर, तो इसलिए मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस होगी। उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट कमांड्स को इनपुट करने के लिए किया जाता है। मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, जो मैंने अभी आपको बताया। कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस के नाम देख लेते हैं यहाँ। जैसे कीबोर्ड, माइक्रोफोन, माउस, स्कैनर और वेब कैमरा, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। वहीं मॉनिटर, हेडफोन और साउंड कार्ड, प्रिंटर, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का पूरा नाम क्या है, तो आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी इसका सही आंसर होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे कि हमने किसी को मैसेज किया या फिर किसी को ईमेल किया, तो ऐसे कैसा होता है कि हमने जिस कंप्यूटर को भेजा उसी कंप्यूटर पे ईमेल पहुंच गया, मतलब कुछ तो होगा ना, इतना सारा डाटा जा रहा है और जिसको भेजा उसी को चला गया। तो क्या हो रहता है, जो कंप्यूटर में जो डिवाइसें रहती हैं ना, उनकी पहचान के लिए एक विशेष पता रहता है, जिसे क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। इसका नाम रखना है। और आईपी एड्रेस पहले क्या था, IBP 646। ये 46 क्या है, इसको समझते हैं। क्या रहता था, पहले बहुत कम कंप्यूटर यूज होते थे, तो उनकी डिवाइसों के जो पते रहते थे वो लगभग 4 अंकों में लगभग ख़त्म हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे क्रांति बढ़ी, कंप्यूटर युग बढ़ा, तो डिवाइसों की संख्या बढ़ती गई। तो सोचा कि अब हमें जो पहले क्या है, मान लो 26 कंप्यूटर है, तो A से Z तक के नाम काफ़ी हो गए थे, लेकिन बढ़ गए हैं, तो उसमें कंप्यूटर बढ़ गए हैं, तो A01, A02, ऐसे ऐसे उनका एड्रेस का बढ़ा दिया गया। तो IBP 4 ये संस्करण है, मतलब अपग्रेडेशन है। IBP 4 और IBP 6। IBP 4 32 बिट का एड्रेस होता है, वहीं IBP 6 128 बिट, मतलब इनके एड्रेस की जो लंबाई है वो बड़ी है। इसमें इनके अंतर भी पूछ लिया जाता है। IBP 4 कब लॉन्च हुआ था, कब बनाया गया था, 32 बिट और 128 बिट के होते हैं। वहीं जो IBP 4 एड्रेस रहता है, आपने देखा होगा, इस प्रकार से रहता है, कॉल पॉइंट लगा रहता है उसमें, 192 पॉइंट अपनी भी डिवाइस का रहता है। जो आप मोबाइल चला रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो मोबाइल से, तो उसमें भी ये आईपी एड्रेस रहता है। वहीं IBP 6 एड्रेस रहता है, उसको कोलोन, कोलोन मतलब ये दो बिंदी को कोलोन कहते हैं, इससे अलग किया जाता है। ये एड्रेस का स्वरूप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट में बड़ी मात्रा में डाटा संग्रहण के लिए किस सेवा का प्रयोग किया जाता है, तो क्या रहता है कि कुछ संसाधनों को इंटरनेट से जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी सुविधा होती है जो वर्चुअल दी जाती है लोगों को, यूजर्स को, जिसमें हम डाटा संग्रहण कर सकते हैं। क्या रहता है, हमारे जो मोबाइल की जो स्टोरेज डिवाइस रहती है वो कम रहती है, लेकिन जब हम कोई कार्य करते हैं
तो हमें बहुत अधिक मात्रा में एक स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए रहती होती है, और इतना हमारे मोबाइल में कैपेसिटी नहीं रहती है, तो हम क्या वर्चुअली ख़रीद लेते हैं उसको। कुछ कुछ डिवाइस से कुछ मिनिमम जीबी स्टोरेज फ्री में देती है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हमें अपना डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए हमें कुछ मिनिमम रुपए भी देने रहते हैं। लेकिन ये सस्ता पड़ता है, क्योंकि हम अगर खुद के लिए अलग से स्टोरेज डिवाइस खरीदेंगे तो वो महंगा पड़ेगा हार्ड हार्ड रूप में। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। एक ऐसी सुविधा है जिसमें भौतिक डाटा सेंटर और सर्वर खरीदने, उनका रखरखाव करने और उनका स्वामित्व रखने की ज़रूरत नहीं होती है। और क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी सेवा है जो इंटरनेट पर बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने, एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करती है। इसमें डाटा को दूरस्थ सर्वर्स पर संग्रहित किया जाता है ना। डाटा को क्या करते हैं हम, दूरस्थ सर्वर, सर्वर मतलब कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर, जो मेन कंप्यूटर रहता है ना उसको सर्वर कहा जाता है। और हम सेवा ले रहे हैं तो हमें क्लाइंट कहा जाएगा, क्लाइंट कंप्यूटर। और जिससे सेवा ले रहे हैं, जो हमें सेवा दे रहा है वो क्या है, सर्वर। तो हम उससे क्या है, डाटा कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं और उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या है, मान लो कंप्यूटर की आत्मा है एक तरीके से, इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच संपर्क प्रदान करता है। मतलब यूजर, मान लो हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, और हार्डवेयर मतलब कोई इनपुट डिवाइस है जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस। तो इनके बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य क्या रहता है, ऑपरेटिंग। क्योंकि हम अपनी भाषा बोलेंगे, कंप्यूटर कोई इंसान तो है नहीं है, हम उससे बोलेंगे वो ऐसा समझ नहीं पाएगा। उसको क्या बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना, और जो प्रोसेस रहती हैं, विभिन्न पद्धतियाँ, उनको कौन बताता है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर रहता है, तो वो क्या रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, याद रखना। और ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ये यूजर के कमांड्स को हार्डवेयर में प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम याद रख लेना। जैसे विंडोज़ आप जानते होंगे, एप्पल मैकोस, लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, याद रखना। उबंटू, यूनिक्स, ब्लैकबेरी, एम एस डोस जो पहले चलता था, एंड्रॉयड जो मोबाइलों में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में कुकीज़ क्या होती हैं, आपने देखा होगा कभी कोई साइट खोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें लिखा आता है कि आपकी कुकीज़ को संग्रहित कर लिया जाए, तो उसमें ओके दबाओ या नहीं दबाओ। क्योंकि कुकीज़ एक तरीके से हमने जो कुछ भी अपने वेब ब्राउज़र या अपने कंप्यूटर पर चलाया है उसको सुरक्षित करने की विधि है। जिससे क्या होता है, अगली बार हम आते हैं ना तो वो उसी अनुसार, सुविधा के अनुसार वो वेब ब्राउज़र प्रोसेस करके हमें उसी अनुसार चीज़ें दिखाता है। इससे हमें आसानी होती है। बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ रहती हैं, जैसे ई कॉमर्स में इसका प्रयोग बहुत तरीके से किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, ब्राउज़र द्वारा संग्रहित जानकारी। क्योंकि छोटे टेक्स्ट फाइल होते हैं जो किसी वेबसाइट द्वारा यूजर के ब्राउज़र में स्टोर किए जाते हैं। इनका उपयोग वेबसाइट पर यूजर की जानकारी या प्राथमिकताओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है, कि हम किस प्रकार काम कर रहे हैं, हमारी जो हम क्या सर्च कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, जिससे कि हमें आसानी हो कार्य करने में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या उपयोग होता है, तो फायरवॉल एक ऐसी तकनीक है जो नेटवर्क से सुरक्षा प्रदान करती है। इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में जो नेटवर्क में ऐसी कुछ फाइलें आती आती हैं जो अनाधिकृत रहती हैं, अनऑथराइज्ड रहती हैं, उनसे सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो फायरवॉल रहता है। ये नेटवर्क के अंदर और बाहर जाने वाले डाटा को क्या है, मॉनिटर करने का कार्य करता है। याद रखना, ये मॉनिटर करने का कार्य करता है कि कौन सी फाइल आ रही है, कौन सी जा रही है, और जो हमने जिसको पासवर्ड से स्वीकृत किया गया है, जो सेफ है, उसको आने देता है, बाकी को संभावित खतरे से रोकता है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मैंने अभी आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में संपर्क स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उदाहरण, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका मुख्य उदाहरण है। इसके विपरीत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के विशिष्ट कार्यों को करने के लिए किया जाता है। इसको मैं आपको सही तरीके से समझाती हूँ। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये होते हैं जिन्हें हम अपने अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आपने क्रोम देखा होगा, वेब ब्राउज़र देखा होगा, कोई माइक्रोसॉफ्ट जो हम कार्य करते हैं उस पर,
विंडोज़, जावा, जीमेल, ईमेल जो आप भी जानते हो मोबाइल से भी अनइंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐप अनइंस्टॉल नहीं होते हैं, वो मोबाइल में रहना बहुत ज़रूरी है। इनके मोबाइल बिना मोबाइल चल ही नहीं सकता है, या लैपटॉप नहीं चल सकता, कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसलिए इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है। और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी मतलब जो हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है, सहयोग प्रदान करते हैं। यूटिलिटी मतलब कार्य पद्धति को बढ़ा देते हैं, कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जो एंटीवायरस रहते हैं ना, आपने देखा होगा कंप्यूटर में K7, मैकफी, नॉर्टन। तो ये सभी जो कंप्यूटर के जो वायरस को दूर करने वाले जो प्रोग्राम होते हैं ना, उन्हें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का हिस्सा होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मैंने बताया ब्लूटूथ तकनीक पैन का उदाहरण है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, यह डाटा को कम दूरी पर वायरलेस तरीके से ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ब्लूटूथ तकनीक में क्या होता है, कम दूरी लगभग 10 मीटर के आसपास में वायरलेस तरीके से डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें इसका उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य डिवाइसों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि इंटरनेट पर बड़ी मात्रा में डाटा संग्रहण के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो इसका आंसर पता होगा। थैंक यू। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।